असफलता ही हमें सफलता की राह दिखाती है, मंजिल खुद चलकर हमारे पास नहीं आती है। तो आइए दोस्तों, मंजिल कभी भी अपने आप नहीं मिलती है और हमें खुद ही अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं मंजिल की ओर। आज हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं और हम आज पढ़ेंगे व्याकरण, यानी कि हिंदी में व्याकरण। और व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। तो आइए मैं पहले कुछ वर्णमाला के बारे में आपको बता देती हूँ, व्याकरण के बारे में आपको बता देती हूँ। भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं, यानी कि जो हमारे भाषा के नियम होते हैं, जो बोलने के नियम होते हैं, लिखने के नियम होते हैं, उन सभी को हम व्याकरण से ही सीखते हैं। इसके अलावा वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह हैं, जैसे कि अ से लेकर ज्ञ तक, तो वो सारे वर्णमाला कहलाते हैं। और भाषा की जो ध्वन्यात्मक इकाई होती है उसको भी वर्ण कहते हैं। वर्ण विकास क्रम सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ण विकास कैसे हुआ। तो आइए सबसे पहले वर्ण विकास क्रम, वर्ण विकास क्रम। ध्वनि जो होती है इससे वर्ण बनता है और वर्ण के बाद कोई पद, वर्ण के बाद कोई शब्द बनता है, शब्द के बाद पद और पद से एक सार्थक वाक्य बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है वह एक लघुत्तम इकाई है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही माना जाता है। ध्वनि की अपनी कोई यानी कि इसका कोई वर्ण नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि केवल हम सुन सकते हैं, उसका कोई अपना रूप नहीं है। वर्ण लघुत्तम लिखित इकाई आती है, यानी कि एक छोटे जो सबसे छोटा जो वर्ण होता है वह दिखाई देता है और हम ध्वनि के साथ उसे बोलते भी हैं। आता है शब्द। शब्द जो होता है वह होता है लघुत्तम सार्थक इकाई। पद लघुत्तम व्याकरणिक इकाई होता है और वाक्य लघुत्तम व्याकरणिक सार्थक इकाई होता है। तो इस प्रकार हम वर्ण विकास क्रम को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं। नंबर एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर मूलतः 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। यूं तो कुल संख्या स्वर और व्यंजनों की मिलाकर होती है 52, यानी कि 52। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। ये मूल होते हैं, मूल। ठीक है, यानी मूलतः कह सकते हैं, मूलतः स्वर और व्यंजन 11 और 33 होते हैं। इसके अलावा हमारे दो अयोगवाह भी होते हैं। अयोगवाह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि स्वर कुल 13 होते हैं, जिसमें अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, जो एक होता है हमारा अम, दूसरा होता है अह। इसको हम ह और म की ध्वनि में भी सुन सकते हैं। इसमें म की ध्वनि निकलती है और इसमें निकलती है ह की ध्वनि। और जो हमारा अम होता है इसको हम बोलते हैं अपनी नासिका से। नासिका यानी कि नाक से, और इसको बोलते हैं हम कंठ से। ठीक है, कंठ यानी कि गले से। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्वर कुल संख्या जो होती है वह होती है 13। स्वर की कुल संख्या होती है 13। ठीक है,
वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर के भेद के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वर के भेद के प्रकार। स्वर के भेद मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद होते हैं 4। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 मात्रा या काल के आधार पर, नंबर 3 आता है हमारा प्रयत्न के आधार पर, और नंबर 4 आता है उच्चारण के आधार पर। तो इस प्रकार स्वर के भेद को कुल 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल स्वर, दूसरा यहां पर है संयुक्त या फिर संधि स्वर। संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये संधि स्वर कुल 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के दीर्घ स्वर जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, इस प्रकार। ठीक है। संयुक्त स्वर जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आ प्लस ई, ये बन जाता है हमारा ए। अ प्लस ए, ये बन जाता है हमारा आई। ठीक है। इस प्रकार ये बन जाता है हमारा आई। इसके अलावा 2 और होते हैं, जैसे कि अ प्लस उ और अ प्लस ओ। यानी अ प्लस उ तो बन जाता है हमारा ओ, और अ प्लस ओ बन जाता है हमारा औ। प्लस उ बनता है हमारा ओ, और अ प्लस उ बन जाता है हमारा ओ, और अ प्लस ओ बन जाता है हमारा औ। बस ये हमारे 7 प्रकार के दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर मिलाकर होते हैं। मूल स्वर कुल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये हुआ उच्चारण के आधार पर भेद, यानी उच्चारण के आधार पर भेद को 2 भागों में बांटा गया है। और फिर स्वर 4 होते हैं, संधि स्वर 7 होते हैं। अब देख लेते हैं हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भेद। मात्रा के आधार पर हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मात्रा होती क्या है?
मात्रा वह होती है जो स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय होता है। यानी कि जो स्वर हमारे होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं, उनमें हम उच्चारण करते हैं। जैसे क, तो क जब हम क बोलते हैं तो यहाँ पर क, ये यहाँ पर अ लगता है, अ की मात्रा। अब जब हम का बोलते हैं, का, तो का को हम कैसे बोलते हैं, ये हो गया हमारा क। अब हम बोलते हैं क, तो क प्लस आ, ये हमारी आ की मात्रा आ जाती है यहाँ पर, और हम बोलते हैं का। तो यहाँ पर जो जितना भी समय लगता है मात्रा बोलने के लिए या मात्रा लिखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मात्रा। स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर वर्णों की ही होती है, यानी कि जो स्वर होते हैं उन्हीं में मात्रा होती है। जैसा मैंने आपको समझाया भी था कि पिछली अपनी वीडियो में बताया भी था उसके बारे में। जैसे हमारी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये इसे लघु वर्ण, कोमल वर्ण कुछ भी कह सकते हैं, और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा जो मात्राएं होती हैं, अ, ये आ की मात्रा होती है, इसमें ई, ये ई की मात्रा होती है, ये होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा, ये होती है हमारी ऊ की मात्रा, ऊ, छोटा ऊ, ये होती है हमारी बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार, और ये होती है हमारी री की मात्रा, री, इस प्रकार से री की मात्रा ये होती है। और हमारी जो ए की मात्रा होती है वो होती है इस प्रकार से एक मात्रा, और ये होती है हमारी बड़ी ए की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा दो मात्राएं, एक ओ की मात्रा जैसे ये मात्रा, और बड़े ओ की मात्रा जो होगी वो इस प्रकार से होगी। ये हमारी सारी मात्राएं हैं। 10 मात्राएं होती हैं कुल, यानी कि जो 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में हमारी केवल 10 मात्राएं होती हैं। 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अयोगवाह बिना जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, यानी कि वे किसी और वर्ण के साथ जुड़कर अपनी जो अस्तित्व होता है वो नहीं बनाते, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। जैसे अयोगवाह में, अयोगवाह जो होते हैं हमारे, जैसे ये अयोगवाह में अं होता है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। और यहाँ पर जो हमारा होता है ह, जो अभी बताया था मैंने आपको, तो इसको हम अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। यानी कि जो हमारे सॉरी, ये तो विसर्ग होता है। अनुनासिक तो हमारे वे होते हैं, ये होता है हमारा विसर्ग, ये तो विसर्ग हो गया, ये अनुस्वार हो गया, और ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, और जो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक ये होते हैं, अनुनासिक जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क से लेकर, क से म तक के जितने भी वर्ण होते हैं, यानी कि 25 वर्ण जो होते हैं, इन 25 वर्णों के अंदर हमारा जो 5वां अक्षर होता है, 5वां वर्ण जो होता है, 5वां वर्ण, 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है। जैसे कि क से लेके मैं तक, यहाँ पर ये इया और न, और ये हमारा म, ये पांचों जितने भी वर्ण हैं इनको हम अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर के भेद, और स्वर के भेद में मात्रा, मात्रा के भेद। तो मात्रा 2 प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं मात्राएं। मात्रा जो होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। मात्रा, मात्रा या काल, तो जो हमारा जितना समय लगता है बोलने में उसको हम मात्रा कहते हैं। ये देखिए, ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही है मूल स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। या फिर ये एक मात्रिक होता है, एक मात्रिक। इसको हम छंद के अंदर भी पढ़ते हैं। जब हम छंद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां जो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। तो ये जो होते हैं जितने भी, और ये कौन कौन से होते हैं? अ, और इसमें ई और उ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। और इसकी मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार, ठीक है। और हमारी लघु, ये तो लघु मात्रा हुई। दीर्घ स्वर की मात्रा कैसी होती है? ये, ठीक है। ये हम छंद के अंदर पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर दीर्घ स्वर जो होते हैं द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। और इसके अलावा इसको हम गुरु वर्ण भी कहते हैं, गुरु वर्ण। जो भी हमने पढ़े थे संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, वे मिलाकर केवल 7 होते हैं। तो ये 4 होते हैं और ये होते हैं 7, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, यस, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे कुल 7 वर्ण होते हैं। अब आ जाते हैं प्लुप्त स्वर पर। ये त्रिमात्रिक होते हैं, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक क्यों होते हैं? इसमें जो समय लगता है वो 3 गुना समय लगता है। इस स्वर को बोलने के लिए 3 गुना समय लगता है। इसके जो तरीका होता है इसको बोलने का, वह रोने में, गाने में, गाने में और किसी को पुकारने में या फिर संवाद में, इसको हम उपयोग में लाते हैं। जैसे कोई नाटक होता है उसमें संवाद बोला जाता है, जैसे कि ये इस प्रकार होता है, राम, इस तरह, हे, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा त्रिमात्रिक स्वर। अब हम आ जाते हैं, तीसरा हमारा आता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा निपात के बारे में भी बता देती हूँ। निपात क्या होता है? निपात जो होता है, निपात होता है किसी भी वर्ण को लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ हम ऐसे वर्ण लगाते हैं, जैसे कि निपात। निपात ये होता है, जैसे हम लिखते हैं, बोलते हैं, जैसे ही मैं आता वह चला जाता, या फिर जैसे ही मैं आया ही। जब बीच में ही आ जाता है तो ये निपात कहलाता है। वह आया तो मैं चला गया। तो इस प्रकार के जो हम शब्द यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, इनको हम निपात कहते हैं। जिस वर्ण पर अधिक बल लगता है वही निपात होते हैं, जैसे कि भी लगा दिया, तो लगा दिया, तक लगा दिया, केवल और मात्र। इस प्रकार के जो भी जितने भी हम शब्द लगाते हैं वे निपात ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, प्रयत्न के आधार पर भेद। तो प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में होने वाले जीव के यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो भी यत्न करती है वो प्रयत्न कहलाता है। जैसे हम जब कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का, तो वह किस प्रकार हम करते हैं? एक तो हम करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है हमारा बाह्य प्रयत्न। तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रयत्न के आधार पर भेद, प्रयत्न के आधार पर,
इसमें हमने इसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। नंबर 1 हमारा आता है विवृत, विवृत। नंबर 2 आता है हमारा स्पृष्ट, स्पृष्ट। नंबर 3 पर आता है हमारा ईशत स्पृष्ट, ईशत, ईशत स्पृष्ट। और नंबर 4 पर जो आता है हमारा वह आता है ईश विवृत, ईश विवृत, ठीक है। और इसके बाद में नंबर 2 पर जो आता है ये तो हुआ हमारा अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न। और ये होते हैं हमारे बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ठीक है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पर आता है हमारा नाद के आधार पर, नाद के आधार पर। दूसरा आता है श्वास या प्राण तत्व के आधार पर, श्वास या प्राण तत्व के आधार पर, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, घोष और अघोष, घोष और अघोष। इसको सघोष भी बोलते हैं, सघोष, अघोष, ये हुआ हमारा। इसके बाद श्वास या प्राण तत्व के आधार पर भी हमने दो भागों में बांटा है इसको, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं विवृत। विवृत क्या होता है? विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ यानी कि मुंह खुला हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे वर्णों से संबंधित, हम अपने मुख की बात करते हैं। स्पष्ट यानी कि हमारी जो जीवा है वह स्पष्ट स्पर्श करती है, यानी कि छूना, छूती है, ठीक है। ईशत स्पृष्ट जो होता है, ईशत स्पृष्ट में हम क्या करते हैं कि वो थोड़ा खुला, थोड़ा छूता है, थोड़ा छूना, थोड़ा स्पर्श करना, और इसके अलावा ईश विवृत जो होता है, ईश विवृत में थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ। इस तरह इनके अर्थ को समझना है। अब हम विवृत क्या कहते हैं? विवृत जो होता है ये अ से लेकर अ से ओ तक, यानी अ तक, हम इसमें विवृत स्वर इस प्रकार बोलते हैं कि हमारा जो मुंह है, हमारा जो मुख है वो पूरी तरह से खुला होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री। इस तरह से हमारा मुख जो है वो पूरी तरीके से खुला रहता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा स्पर्श। तो स्पर्श जो होता है वो किस प्रकार से, हमारी जो जीभ है वह स्पर्श करती है उच्चारण करने पर हमारे मुख के भागों को। जैसे जहां जहां वह स्पर्श करती है, जैसे क से लेकर क से म तक, जो हमारे जितने भी 25 वर्ण होते हैं, ठीक है, उनको बोलने में हमारी जीभ स्पर्श करती है हमारे मुख के विभिन्न भागों को, जीभ स्पर्श करती है, ठीक है। जीवा कह सकते हैं, जीभ कह सकते हैं। इसके अलावा जो ईशत स्पृष्ट है, ईशत स्पृष्ट में जो होता है हमारा मुख थोड़ा खुला हुआ होता है। ये हमारे जो वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। तो इसमें जो हमारी जीभ है, जो उसका उच्चारण करने का जो तरीका है, तो वो जो स्थान स्पर्श करती है वो बहुत ही थोड़ा सा करती है। आप बोलकर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। श, श,
स, ह, यानी कि जीभ स्पर्श तो करती है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे श, श, स और ह। इसमें आते हैं हमारे य, र, ल और व। ये थोड़ा सा मुंह खुला होता है हमारा और हम अपना इसका उच्चारण जो करते हैं अपने मुख से करते हैं और थोड़ा सा खोलते हैं उसमें, य, र, ल, व। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो चारों हैं ये बताते हैं कि हमें अपने जो वर्ण है वो उनका उच्चारण किस प्रकार से करना है। अब आ जाते हैं बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, यानी कि वर्णों की समाप्ति पर होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और ये जो होता है अभ्यंतर, ये बाह्य अभ्यंतर जो होता है यह वर्णों के उच्चारण में पहले आरंभ होता है, यानी कि वर्ण जब हम उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, अभ्यंतर। और बाह्य प्रयत्न जो होता है वो समाप्ति पर उत्पन्न होता है। समाप्ति पर होने वाले यत्न को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो नाद के आधार पर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नाद के आधार पर हमारे जो तीन, प्रथम जो हमारा क वर्ण से लेकर म वर्ण तक जितने भी हमारे वर्ण हैं उसमें प्रथम जो अंतिम है इसमें आते हैं अंतिम तीन वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे ग, घ, अं। ठीक है, या फिर ज, झ और इया, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो और जो अघोष होते हैं वे कौन से होते हैं, वे प्रथम दो होते हैं। प्रथम दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें च, छ, इसी प्रकार से म तक सारे होते हैं। मैं लिख देती हूँ जैसे त, थ, प, फ। ये सारे वर्ण जो हैं हमारे अघोष होते हैं। और सघोष में जो आते हैं वे अंतिम तीन वर्ण आते हैं, जैसे च, छ हो गया हमारा, ट, ठ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे वर्ण हैं ये हो गए हमारे सघोष और ये हो गए अघोष। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्पप्राण और महाप्राण पर। अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण वे होते हैं जो तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है प्रत्येक वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग कौन सा, क से लेकर म तक हमारे 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग हो गए। तो यहां से लेकर जितने भी हमारे ये 5 वर्ग होते हैं, इन वर्गों के आधार पर जो हमारा तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा, अल्पप्राण। जैसे मैं इसमें एक उदाहरण आपको बता देती हूं, जैसे ग और दूसरा कौन सा होगा, ये अं। ठीक है, और महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा, ख और घ, इस प्रकार से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा श, श, स, ह, ये सभी जो होते हैं ये ऊष्ण वर्ण महाप्राण है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अल्पप्राण वर्णों का जो वो होता है, इसकी जो अपेक्षा होती है अल्पप्राण वर्णों की, वो महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमारा क्या है,
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भेद। देखिए, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है कंठ, कंठ। दूसरा आता है हमारा तालु, तीसरा मूर्धा, मूर्धा। फिर दंत आता है, ओष्ठ आता है। ठीक है, तो जो हमारा कंठ होता है, कंठ से हमारी कौन सी ध्वनि निकलती है? अ और आ। ठीक है, तालु से कौन सी निकलती है? ई और ई। मूर्धा से जो निकलती है वह ध्वनि होती है उ और उ। और दंत से कोई भी, सॉरी, मूर्धा से री निकलती है, री ध्वनि निकलती है। ठीक है, और दंत से जो निकलती है वह कोई ध्वनि नहीं निकलती है। और ओष्ठ से उ और उ। जैसे हमारे जो होठ हैं वे एक प्रकार से गोल हो जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो जो हमारे ओष्ठ हैं वे गोल हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ऊ ऊ, तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। और दो और होते हैं, जैसे कि कंठ तालु और कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल रही है इससे, और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने बहुत जल्दी नहीं समझाया है, आराम से ही समझाया है, आप इसे समझ सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें पूछा जाता है, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं व्याकरण से, वर्णमाला से। ठीक है, तो आपके जो 4 नंबर हैं वो इससे जरूर आएंगे। तो आज मैं बस इस वीडियो में इतना ही आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और आप मेरी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं।